मेरा नाम मधु है। मेरा ट्रांसफ़र एक अध्यापक के रूप में राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक ज़रूरी कार्य से किया गया था। मुझे नहीं पता था कि उस जगह पर आकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीबो-गरीब किस्सा पेश आएगा। मैं अकेली थी और मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो मैंने उससे कहा कि लाल हवेली के करीब कोई कमरा चाहिए। उसने कहा, इस हवेली के करीब ही क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की हवेलियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसका कहना था कि लाल हवेली के करीब कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप अकेली हैं तो आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस हवेली के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब बातें फैलाई हुई हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मुझे ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन कुछ अजीब कहानियाँ सुनी हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद जवाब देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, आप वहीं रहने का इंतज़ाम कर दें। मुझे पैसों का कोई मसला नहीं था। वह भी खुश हो गया। 1 हफ्ते बाद उसने मुझे कॉल किया और बताया कि जगह मिल गई है। मैं जगह देखने के लिए चली गई। जो फ्लैट मुझे दिया गया था वह ऊपर वाली मंजिल पर था। उसकी दीवार और लाल हवेली की दीवार एक ही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। वह व्यक्ति मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था कि एक तो इस अनजान शहर में अकेली लड़की और ऊपर से ऐसी जगह पसंद की है। उसने जाते जाते कह दिया कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जवाब नहीं दिया और अपने काम में बिजी हो गई। मैं यहीं रहने लगी थी। सुबह अपनी स्कूल में जाती और दोपहर का खाना बाजार से लेकर घर आ जाया करती थी। उसके बाद अपना काम किया करती थी और रात को भी देर से सोती थी। जिस जगह पर मेरे रहने का इंतज़ाम हुआ था, यह एक किराए की फ्लैट वाली बिल्डिंग थी। मेरा फ्लैट सबसे ऊपर वाला था। यहाँ और भी लोग रहते थे। एक दफ़ा दरवाजे पर किसी के आने की आहट महसूस हुई और मेरे पास एक औरत आई और उसने कहा कि मेरा नाम शांताबाई है और मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। आप यहाँ पर नई आई हैं। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा कि मैं अकेली रहती हूँ इसलिए ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत हुई तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वह देखने में काफ़ी साफ सुथरी थी, लेकिन अजीब सी थी। थोड़ी डरी हुई महसूस हो रही थी। शायद उसकी शक्ल ही ऐसी थी। लेकिन मैंने यह बात महसूस कर ली, क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा ही गौर से देखा करती थी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। जब एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैं बैठी हुई अपना काम कर रही थी और हर तरफ बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी। जब मुझे खामोशी में किसी के चिखने की आवाज़ आई, ऐसा लगता था कि कोई चिल्ला रहा है और रो भी रहा है, जैसे कोई बेबसी से रोता है और दर्द में किसी को बुलाता है। मुझे पहले लगा कि यह मेरा वहम है। मैंने देखा दूसरे कमरे में टीवी भी बंद पड़ा था और मेरे मोबाइल पर भी ऐसी कोई घंटी नहीं लगी हुई थी। मैं अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि यह आवाज़ कहीं आसपास से आ रही है। कहते हैं कि अगर आप अकेले बैठे हैं और आसपास खामोशी है, या फिर लाइट जा चुकी है और अंधेरा है, तो आपके कान बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और आप उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जिनको आप पहले नहीं सुनते। जैसे कि घड़ी की टीक टीक, जो हमें पूरा दिन सुनाई नहीं देती, लेकिन रात के वक्त हमें साफ सुनाई देती है। इसी तरह ये आवाज़ें भी थीं। मुझे यकीन हो गया था कि ये आवाज़ हवेली में से आ रही है, क्योंकि जब मैं उस दीवार के पास गई तो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लगी। लेकिन सबका यह भी कहना था कि इस हवेली में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है और उसका कोई परिवार भी नहीं है। तो फिर यह आवाज़ किसकी थी? हो सकता है कि वह टीवी देख रहा हो, लेकिन जब हम टीवी पर फिल्म या नाटक देखते हैं तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं आती, बल्कि उसके साथ म्यूज़िक की आवाज़ भी आती है, जो किसी फिल्म या नाटक का एक ख़ास हिस्सा होता है और उसके बिना फिल्म या नाटक नहीं बनाया जाता। पर यहाँ पर सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और मैंने भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर से मैंने आवाज़ सुनी। ये आवाज़ एक ख़ास वक्त पर ही आती थी। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी डीलर वाली आवाज़ गूंजी कि वहाँ पर तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आखिर ऐसी जगह पर क्यों कोई रहना पसंद नहीं करेगा? जिस फ्लैट वाली बिल्डिंग में मैं रहती थी, उसमें यूं तो 7 फ्लैट थे, लेकिन सिर्फ 3 में ही लोग रहते थे और वह भी शायद मजबूरी के तहत रहते थे। नीचे एक आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी और एक ही परिवार रहता था, लेकिन उनका भी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था और उनके घर से भी कोई आवाज़ नहीं आती थी।
बच्चा होने के बावजूद भी उस घर से शोर की आवाज़ नहीं आती थी। मैं सुबह नीचे उतरी तो वही औरत मुझे नजर आई जो सामान लेकर ऊपर आ रही थी। मैंने उससे नमस्ते किया। उसने नमस्ते का जवाब दे दिया। उसने कहा कि आप यहाँ रहने के लिए आई है। मैंने कहा, हाँ जी। उसने कहा कि अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं। इतनी बात हुई और फिर उसने कहा कि किसी दिन चाय पीने के लिए हमारे घर ज़रूर आना। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगी। ये सब उसने यूं ही पूछा था जैसे आम लोग पूछ लेते हैं। वह अपने घर को चली गई और मैं अपने स्कूल चली गई। अगले दिन फिर से मुझे आवाज़ आने लगी। कई बार तो मैंने ध्यानपूर्वक गौर किया। ये किसी लड़की की आवाज़ आती थी। मेरा काम ऐसा था कि मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता था और लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती थी। अपने काम के सिलसिले में पूरा दिन न जाने कितने लोगों से बात किया करती थी। नीचे एक दुकान वाला था जिससे मैं नाश्ते का सामान वगैरह लेती थी। मैंने उससे पूछा कि इस हवेली से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आती है, आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? उसने कहा कि जी हाँ, इधर से आवाज़ें आती हैं। इस बारे में तो सबको पता है, लड़कियों की आवाज़ होती है ना, कि जैसे लड़कियां चीख चिल्ला रही हों। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, और तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो, क्या हमेशा से ऐसे होता है? उसने कहा कि हमेशा से ऐसा ही होता है। मैंने कहा, तो फिर क्या किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की, अंदर क्या हो रहा है? इस बात पर वह हंसने लगा। उसने कहा कि इतना बहादुर यहाँ पर कौन है मैडम कि अंदर जाकर पता करे। मैंने कहा कि इसमें बहादुरी की क्या बात है, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है कि वह किसी मुश्किल में हो। दुकान वाले ने कहा कि भला भूत प्रेत भी किसी मुश्किल में होते हैं, वह तो खुद ही दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब है? तो उसने कहा कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसीलिए तो यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जाता। रात की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो कोई दिन में भी अंदर ना जाए। और मैंने कहा कि जो आदमी अंदर रहता है, फिर वह, क्या उसको डर नहीं लगता है? दुकान वाले ने कहा कि वह तो दिमागी तौर पर बीमार है और उसको क्या पता, एक इंसान को अपने आप का होश नहीं है तो उसे इस बात का क्या होगा कि कौन इंसान है और कौन भूत है। उसका खानदान तो सदियों से यहाँ रहता है। उसका पहले बहुत बड़ा खानदान था जो इस हवेली में रहता था। सब लोग मरने लगे और फिर उससे किसी ने शादी नहीं की, इसीलिए वह अकेला रहता है। जब वह मर जाएगा तो उसके खानदान का भी नामो निशान मिट जाएगा। उसका कहना था कि इस हवेली से तो ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है। आपको मैं कितनी कहानियां सुनाऊं? मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने सामान को उठाया और उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा कि मुझे सारी कहानियां सुननी है। वह हैरान हुआ, लेकिन मैं वहां से वापस चली गई। वैसे अगर आपने किसी बात या किसी जगह के बारे में जानना हो तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दुकान वाले ही होते हैं, क्योंकि उनको पूरे मोहल्ले के बारे में पता होता है। हर घर की कहानी उनके पास होती है और मुझे इस हवेली के बारे में सारी कहानियाँ जाननी थीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब वह फ्लैट में रहने वाली औरत मेरे पास आई। उसका नाम राधा था। उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो मैंने उसे चीनी भर के दे दी और इस तरह बातचीत हो गई। फिर उसने कहा कि मैं खीर बना रही हूँ, आपके लिए भी ले आऊँगी। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होने लगी और एक दिन मैं उसके घर चली गई। उसका पति घर पर नहीं था। उसने कहा कि रात को देर से आते हैं और उसका बच्चा भी सो रहा था। मैं वहाँ जाकर बैठ गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा कि यह हवेली से आवाज़ आती है, आपको इस बारे में पता है? उसने कहा कि हाँ, सबको पता है, हम लोग भी सुनते हैं। मैंने कहा कि कब से सुन रही हो? उसने कहा कि मुझे तो यहाँ आए 1 साल हुआ है, तो 1 साल से सुन रही हूँ। शुरू में बहुत डर गई थी और अपने पति को कहा था कि यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरे पति का ऑफिस यहाँ से करीब है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। मैंने कहा कि क्या कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि शुरू शुरू में जब ये सब शुरू हुआ था तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद अंदर कोई इंसान है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, और मोहल्ले के कुछ लोग अंदर गए थे। लेकिन जब वे लोग वापस आए तो उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। वह किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे। सब अजीब से पेश आ रहे थे, पता नहीं हवा में बस किसी निशान को घूरते जा रहे थे। उसके बाद भी उन लोगों की हालत काफ़ी समय तक ऐसे ही खराब रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वे सामान्य हो गए। वे तो कहीं गायब हो गए। अभी उनमें से एक व्यक्ति है जो आज भी बोलता नहीं है, और उसकी माँ कहती है कि इस हवेली में मेरा बेटा गया था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है।
मैंने उसके बारे में सुना और पूछा कि अच्छा वह कौन है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? उसने कहा कि आप यहाँ से इस तरफ जाएं तो एक काले कलर का गेट है, वहीं पर वह व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी भी है, माँ भी है उसके घर में, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा, क्यों, आपको उसके घर क्यों जाना है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, लेकिन मैंने वाकई उसके घर जाना था। मैंने सोचा था जाकर पता करूंगी कि आखिर उसने हवेली में ऐसा क्या देखा कि वह इस तरह की हालत में चला गया। मैं घर में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे की कुंडी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। औरत ने कहा कि आ जाओ। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर में तो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मुझे तो यह बताया गया था कि उनका एक बेटा था और वह भी पागल हो गया था। फिर यह इतना कुछ किसने बनाया होगा? हो सकता है ये शुरू से ही अमीर होंगे। अंदर गई तो मैंने देखा कि उसका एक बेटा था जो हाथ में एप्पल कंपनी का टेबलेट पकड़कर बैठा था। उनके घर के बाहर कमरे में एसी लगा हुआ था। उस लड़के को भी मैंने दूर से देखा। वह अपने कमरे में बैठा था और सामने दीवार पर देख रहा था, ना हिल रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था। उसकी पत्नी को देखा तो वह भी काफी खुश नजर आ रही थी और यह घर एक नॉर्मल घर था। मैंने उसकी माँ से पूछा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने कहा, मेरा बेटा बहुत बहादुर था, बस इसी बहादुरी में आकर एक दिन हवेली में चला गया, क्योंकि वहां से किसी लड़की के रोने चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज़ आती थी। उसने सोचा कि किसी की बहन बेटी होगी, मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, तो वहां पर चला गया और उसके साथ दो चार लोग और भी थे। लेकिन जब वापस आया तो इसकी हालत ऐसी थी। हमने भी बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। मैंने कहा कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ? तो उस औरत ने कहा कि नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके दिमाग पर बोझ नहीं डालना है। इससे इस विषय पर कोई भी सवाल नहीं करना है, नहीं तो इसको खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद उस लड़के की पत्नी आई और उसने टेबल के ऊपर शरबत का गिलास रखा। उसने कहा कि वैसे भी आप किस हक से आई हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। आप क्या वक्त गुजारने के लिए यह जानकारी इकट्ठी करने आ गई है? तो मैंने कहा कि दरअसल मुझे भी आवाज़ आ रही थी, मैं यहाँ पर नई हूँ, इसलिए मुझे फ़िक्र हो रही थी। उसने कहा कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, वरना आपके साथ भी ऐसा ही होगा जो मेरे पति के साथ हुआ है। और वैसे किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आपको हमारे घर में नहीं आना चाहिए था। वह वहाँ से चली गई तो लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बेटा, जब से इसके पति के साथ यह सब कुछ हुआ है तब से यह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और मैं वहाँ से चली गई। इसका मतलब कि सारा मोहल्ला यही समझता था और कहता था कि इस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। अब तो मुझे और भी ज़्यादा शक हो रहा था कि वहाँ पर क्या था। फिर मुझे दुकान वाले ने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक दफ़ा यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि हमने इस हवेली को ख़रीद कर यहाँ पर होटल बनाना है, लेकिन वह लोग भी यहाँ से पागलों की तरह भागते हुए निकले थे। पूरे मोहल्ले ने उनकी चीखें सुनी थीं। उसके बाद तो यह बात तय हो गई थी कि हवेली में ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है जिसने उनको डरा कर वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मालिक तो इसका वैसे ही बीमार रहता है। और ऐसा भी क्या कह सकता है जिसकी वजह से वह अच्छे भले सज्जन लोग जो इस हवेली को खरीदने के लिए आए थे पागलों की तरह वहाँ से चीखें मारते हुए बाहर निकल जाते। मैंने कहा कि इसका मतलब जो भी वहाँ जाता है उसके साथ कुछ बुरा होता है, सिवाय उसके मालिक के। उसने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन उस मालिक के साथ कौन सा अच्छा हुआ है? वह भी तो चारपाई पर ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर कोई उससे मिलने के लिए जाए तो दुकान वाले ने कहा कि माफ़ करे बहन जी, कोई भी नहीं जाएगा। मैं तो सबको मना करता हूँ, क्योंकि वह पागल है और अचानक से इंसान पर हमला कर देता है। आप क्यों पूछ रही हैं? आप जाना चाहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा, आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि औरतों को देखते ही वह और ज़्यादा पागल हो जाता है। एक रात फिर से मुझे लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। मुझे बताया गया था कि इस हवेली का मालिक बीमार है, चारपाई पर पड़ा है और दिमागी मरीज भी है। ये भी बताया गया था कि उसके खानदान के सारे लोग मर गए हैं और उसके साथ किसी ने शादी भी नहीं की है। उसके बच्चे भी नहीं हैं, फैमिली भी नहीं है,
तो जाहिर है कि उसने कोई नौकर ज़रूर रखा होगा। अगर हवेली के चंद कमरों में भी वह रहता होगा, तो इस तरह का इंसान तो एक कमरे को भी खुद से साफ नहीं कर सकता, ना ही अपने लिए खाना बना सकता है। इसका मतलब कि उसके घर के काम कोई न कोई तो करता ही होगा। लेकिन कौन था जो इसके घर के काम करता था? एक दिन वह नौकरानी शांताबाई, जिसने मुझसे बात की थी कि अगर आपको नौकर की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मेरे सामने से गुजर कर जा रही थी। तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। मैं तुम्हें एक दिन का 500 रुपये दे दूंगी। उसने कहा कि ठीक है। वह घर पर आ गई। मैंने उसको कपड़े निकाल कर दिए। काम वाली बाई की आदत होती है कि वह काम करते हुए बातें बहुत करती हैं, लेकिन अभी तक यह खामोश ही थी। वह अपना काम कर रही थी जब मैंने ये बात छेड़ी। मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो वह बताने लगी। और फिर मैंने कहा कि और कहाँ काम करती हो? उसने कहा, इधर ही आसपास घरों में काम करती हूँ, और हवेली में भी काम करती हूँ। मैंने कहा, हवेली में काम करती हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। उसने कहा कि हम गरीब हैं बहन जी, हमें भूत प्रेत से ज़्यादा भूख और गुर्बत से डर लगता है, इसीलिए मैं वहाँ पर काम करती हूँ। उसने कहा कि वह तो चारपाई पर ही पड़ा रहता है। इंसान का तो तब पता चलता है जब वह कुछ बोले या कोई बात करे। वह तो बीमार रहता है, और उसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर भी आता है और एक नर्स भी आती है। मैं तो अपना काम करने जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि ये जो रात को वहाँ से आवाज़ आती है, तुमने सुनी है? इस बात पर वह खामोश हो गई और उसने कहा कि हाँ, मैंने सुनी है। मैंने कहा कि तुम कितनी बहादुर हो कि तुम्हें आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, और फिर भी तुम काम के लिए वहाँ पर जाती हो, दिन में काम करती हो, या कभी कभी रात भी हो जाती है? उसने कहा कि कभी कभी रात भी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं पूरे महीने के लिए तुम्हें काम पर रख लूं तो मुझसे कितने पैसे लोगी? उसने कहा कि 10,000 रुपये लूंगी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि 10,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। दरअसल मेरा संबंध भी गांव से है, और वहाँ पर तो अगर कोई दुकानदारी करता था या किसी के यहाँ नौकरी करता था तो उसको 10,000 रुपये दिए जाते थे, और ये काम वाली बाई होकर 10,000 रुपये मांग रही थी। उसने कहा कि मैं तो इतने पैसे ही लेती हूँ, अगर आपको नहीं करवाना, आपकी मर्जी। अगर आप मुझसे कभी कभी काम करवाएंगे तो मैं एक दिन का 500 रुपये लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगी। उसने कहा कि ठीक है। उसने मेरे घर का काम कर दिया और वहाँ से चली गई। बातों बातों में यह भी बताने लगी कि हवेली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसे लाल हवेली यूं ही नहीं कहते। उसकी सारी दीवारें लाल हैं, और अंदर से भी लाल रंग से सजावट की गई है। यहाँ तक कि फर्नीचर को भी लाल रंग दिया गया है। बहुत ही प्यारी है, लेकिन भूत प्रेत की वजह से यहाँ आना जाना बंद हो गया, कोई भी नहीं आता है। मैंने कहा कि वहाँ सचमुच भूत प्रेत है या ये कोई कहानी है? उसने कहा कि पता नहीं, पर मैंने भी देखे हैं। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो? मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मुझे तुम्हें कभी अचानक से बुलाना पड़ा तो। उसने कहा कि ठीक है, वैसे भी बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ, वह मुझे फ़ोन करके ही बुलाते हैं। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना था। मैं उस नौकरानी के घर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी यह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं उसके घर चली गई। मैं चेहरे को धूपट्टे से लपेट कर गई थी ताकि अपनी पहचान छुपा सकूं। जब मैंने उसका घर देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब काम वाली बाई सांता हवेली में जा रही थी तो मैंने उसका पीछा किया और मैं भी हवेली के अंदर चली गई। मैंने देखा कि वहाँ पर नशे की चीज़ों, शराब आदि का अवैध कारोबार चल रहा था। रात को चिखने चिल्लाने की आवाज़ें सांता बाई ही निकालती थीं। उस चिखने चिल्लाने के लिए ही हवेली में नौकरी पर रख रखा था। उस हवेली का मालिक बिल्कुल भी पागल नहीं था, हटा कटा इंसान था, और वह यह सब कुछ करवा रहा था। यह सब देख के मैंने पुलिस को सूचना दे दी। दरअसल मैं एक सरकारी अधिकारी थी जो इस हवेली के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आई थी। हवेली में भूत प्रेत की अफवाह हवेली के मालिक के द्वारा ही फैलाई गई थी। वह इस अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की कमाई करता था। मोहल्ले के उस गूंगे लड़के को भी वह यह बात किसी को नहीं बताने के लिए लाखों रुपए दे रखा था। हवेली के बारे में उस शहर में फैली अफवाह का पर्दा साफ हुआ और मैं वापस अपने शहर चली गई।